हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHU BA स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा 3 पार्टों में हमें ये हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है, जिसमें हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमने उत्पत्ति और उसके प्रमुख जो स्थल थे उसके विषय में पढ़ा था। तो आपने अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको बिना उसको देखे समझ ये वाला पार्ट नहीं आएगा। तो आज हम देखेंगे हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या थी। तो जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी पहली है विशेषता शहर योजना और संरचनाएं। ये सबसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये लगभग एग्ज़ाम में पूछा जरूर जाता है। तो चलिए ये देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य पहचान शहर योजना व्यवस्था थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों की मुख्य पहचान गढ़ या टीले दुर्ग के रूप में थी। प्रत्येक शहर में गढ़ के नीचे ईंट के घरों वाले निचले शहर हैं जो आम लोगों के द्वारा बसाए गए हैं। यह इनकी विशेषता थी कि ये एक संरचनात्मक प्रणाली का पालन करते हुए बनाए गए थे, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। संरचना के आधार पर मोहनजोदाड़ो हड़प्पा से अधिक विकसित थी। नगर अनेक खंडों में विभाजित होते थे। घरों का निर्माण एक सीध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप में किया जाता था। दरवाजे गलियों या सहायक सड़कों की ओर खुलते थे। भवन दोनों 2 मंजिले भी होते थे। घरों में कई कमरे, रसोई घर, स्नानागार तथा बीच में आंगन की व्यवस्था भी होती थी। मोहनजोदाड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थान महान स्नानागार है। मोहनजोदाड़ो का सबसे फेमस ये माना गया है। काफ़ी ज़्यादा ये कलाकृति बहुत ज़्यादा फेमस हुई और काफ़ी एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है। इसकी जो लंबाई, चौड़ाई, गहराई थी वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। यह ईंटों की खूबसूरती निर्मित का बेहतर उदाहरण है। इसकी माप 11.88 मीटर इसकी लंबाई, 7.01 मीटर इसकी चौड़ाई तथा गहराई 2.43 मीटर है। तालाब के किनारे चढ़ने व उतरने की सीढ़ियाँ तथा कपड़े बदलने हो किनारे कोने में कमरे भी बनाए गए हैं। स्नानागार की फर्श पक्की ईंटों से बनी होती थी। इस पर बिटुमिनस का लेप होता था। स्नानागार के कोने में एक नाली भी होती थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसका प्रयोग धार्मिक स्नान के लिए किया जाता होगा। यदि कोई बड़ा फंक्शन धार्मिक वाला होता होगा तब इसका प्रयोग किया जाता हो, तो इसमें शहर के सारे लोग आते होंगे, स्नान धार्मिक रूप से करते होंगे। धौलावीरा में पाए जाने वाले बड़े तालाब की तुलना बड़े स्नानागार से की जा सकती है। मतलब जो धौलावीरा एक शहर पाया गया है हड़प्पा सभ्यता का, उसमें भी बड़े बड़े तालाब पाए गए हैं। तो ऐसा उसकी तुलना मोहनजोदाड़ो वाले बड़े स्नानागार से की गई है। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा एक अन्न भंडार है। हड़प्पा में हम 6 भंडार पाते हैं। ये भंडार मुख्यतः नदी के पास होते थे। नदी के पास इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि नदियों से नाव से सामान आता था, तो वो सामान इन भंडार गृहों में रखा जाता था। अगला पॉइंट है हमारा, हड़प्पा के शहरों में अन्नागारों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि कालीबंगा के दक्षिणी हिस्से में भी ईंट के चबूतरे पाए गए हैं। हड़प्पा में पक्की ईंटों का इस्तेमाल मुख्य रूप से हुआ। मिस्र व मेसोपोटामिया की सभ्यता के तुलना में हड़प्पा में पक्की ईंटों का उपयोग बहुत बड़ी मात्रा में हुआ। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता जो प्राचीन सभ्यताएं थी मिस्र व मेसोपोटामिया की, इनसे भी ज़्यादा डेवलप्ड थी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदाड़ो की जल निकासी व्यवस्था अति उत्तम थी। हर घर में स्नानागार होता था। कालीबंगा के कई घरों में कुएं पाए गए हैं। कभी कभी इन नालियों को ढककर रखा जाता था। बनावली में सड़कों व नालियों के अवशेष पाए गए हैं। हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था अनूठी थी। शायद ही किसी अन्य सभ्यता में सफाई पर इतना विशेष ध्यान दिया हो गया जितना कि हड़प्पा सभ्यता में दिया गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता अन्य सभ्यताओं से बहुत ज़्यादा डेवलप थी, तथा वहाँ का जो नगर व्यवस्था थी वो भी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नगर व्यवस्था के विषय में पूछा जाता है पेपरों में। तो नगर व्यवस्था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान से पढ़ लें। अगला टॉपिक है हमारा कृषि। तो देखते हैं इसको। तुलनात्मक रूप से बहुत कम वर्षा वाला सिंधु प्रदेश आज बहुत उपजाऊ नहीं था, किंतु अतीत में यह बहुत ही उपजाऊ था। मोहनजोदाड़ो व अन्य गांवों के चारों ओर की दीवारों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि बाढ़ प्रत्येक वर्ष आती थी। सिंधु क्षेत्र में बहुत अधिक प्राकृतिक वनस्पति थी जो बारिश होने में सहायक थी। इनसे विभिन्न कार्यों के लिए जैसे ईंट पकाना, लकड़ी आसानी से इसलिए प्राप्त हो जाती थी। बाढ़ के कारण उर्वरता कम हो गई, मतलब बाद में बाढ़ आई तो जिससे उर्वरता कम हो गई।
नवंबर में सिंध लोग बाढ़ के मैदानों में बीज बोते और अगली बाढ़ से पहले अप्रैल से पहले फसल जो गेहूं और जौ होती थी उसको काट लेते थे। यहाँ कुदाल हल नहीं थे। हड़प्पा के दौरान राजस्थान में खेती होती थी क्योंकि वहाँ नालों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पत्थर की हंसिया का प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने गेहूं, जौ, राई, मटर आदि फसलों का उत्पादन किया। सरसों और तिल का भी इसमें किया। 1800 ईस्वी से पहले लोथल के लोग धान उपजाते थे जिसके अवशेष मिले हैं। इनका संग्रहण मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा तथा कालीबंगा के विशाल अन्नागारों में किया जाता होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। कर के रूप में अनाज लिया जाता होगा। सिंधु के लोग कपास उत्पादन करने वाले प्रथम थे। इस कारण यूनानियों ने इसे सिंधन कहा, जो सिंध से लिया गया है। नहर सिंचाई का प्रमाण यहाँ पर नहीं मिले हैं। पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहाँ के बहावलपुर में स्थित चोलिस्तान व हरियाणा के फतेहाबाद के बनावली में मिट्टी का खिलौना भी मिला हुआ है। अगला हमारा हेडिंग है पशुपालन। ये भी एक मुख्य विशेषता थी हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पाई लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर पालते थे। इन्हें कुबड़ वाला सांड व ऊँट विशेष प्रिय थे। ये गधे भी रखते थे। कुत्ते प्रारंभ से ही पालतू जानवर होते थे। बिल्ली व कुत्ते के पैरों के निशान अवशेष प्राप्त हुए हैं इनके। सतही तौर पर घोड़े का सबूत मोहनजोदाड़ो और लोथल के एक संदिग्ध टेराकोटा मूर्ति से मिलता है। एक घोड़े के अवशेष पश्चिम गुजरात में स्थित सुरकोटदा से मिले हैं जो 2000 ईसा पूर्व का है। ये लोग हाथी से परिचित थे, गैंडे से भी परिचित थे। गुजरात के हड़प्पा के लोगों ने धान की खेती की तथा हाथी पाले। शेर के साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिले हैं। अगला है हमारा हेडिंग शिल्प और तकनीकी ज्ञान। हड़प्पाई लोग कांस्य के निर्माण और प्रयोग से भलीभांति परिचित थे। सामान्यतः कांसे का निर्माण तांबे में टिन मिलाकर किया जाता होगा। तांबा राजस्थान से, टिन अफगानिस्तान से आता था। ये जो व्यापार होता था इसके भी यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। कांसे के प्राप्त हथियारों में टिन की मात्रा कम है। हड़प्पा में शिल्पियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। मोहनजोदाड़ो में सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है तथा कई वस्तुओं पर कपड़े की छाप देखने को मिली है। ईंटों की बड़ी बड़ी संरचनाएं यह स्पष्ट करती हैं कि यह स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण स्थान था, मतलब यहाँ पर स्थापत्य कला का विकास अच्छा हुआ था। सोनार सोना का काम करते थे। सोना मुख्यतः अफगानिस्तान और रत्न जो होते थे वो दक्षिण भारत से आते थे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। हड़प्पाई लोग कुम्हार को के चाक का प्रयोग उचित रूप से करते थे। ये इसका प्रयोग मृदभांड बनाने में करते थे। मृदभांडों में इनकी मुख्य विशेषता यह भी थी कि मृदभांड चिकना और चमकीला बनाते थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा गया है मृदभांडों के विषय में। चिकना और चमकीला बनाते थे और कहीं कहीं पर जो क्या बोलते हैं, कौन से वर्ड के, मैं कमेंट यहाँ पर लिख दूंगा, शायद ब्राउन कलर के मृदभांड जो हैं बहुत फेमस हुए हैं। व्यापार एवं वाणिज्य के विषय में पढ़ लेते हैं। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र में पत्थर, धातु और हड्डी आदि का व्यापार करते थे। व्यापार में आदान प्रदान प्रणाली जो बार्टर सिस्टम था उसका प्रयोग होता था। ये सिक्कों का प्रयोग नहीं थे, मतलब सिक्कों का प्रचलन तब नहीं था। ये कच्चा माल का आयात करते थे। पहियों के उपयोग को जानते थे। ठोस पहिया वाली गाड़ियों का प्रयोग हड़प्पा में देखा गया है। हड़प्पा यहाँ पर एक खिलौना भी पाया गया है हड़प्पा का, जो वही गाड़ी के जैसा दिखता है। हड़प्पा का व्यावसायिक संबंध राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान के साथ ज़्यादा था। अफगानिस्तान से टीन आता था। मेसोपोटामिया में कई हड़प्पाई मोहरें प्राप्त हुई, जिससे प्रतीत होता है कि हड़प्पा ने मेसोपोटामिया लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली सौंदर्य प्रसाधन की नकल की। ये नावों का प्रयोग आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के लिए करते थे। मोहनजोदाड़ो की एक मोहर पर नाव तथा लोथल की एक नाव का खिलौना प्राप्त हुआ है। हड़प्पाई लोगों ने लैपिस लाजुली, जो लाजवर्द मणि जिसे भी कहा जाता है, वहाँ तक व्यापार किया। मेसोपोटामिया की दस्तावेजों में 2350 ईसा पूर्व में मेलुहा, सिंध का प्राचीन नाम है, जो वहाँ से व्यापार के ज्ञान प्राप्त होता है वहाँ का। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्र दिलमुन और मकान का उल्लेख मिलता है। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की जाती है। वहाँ का सामाजिक जीवन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। सामाजिक जीवन वहाँ का देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता मात्र सत्तात्मक समाज था, क्योंकि मात्र देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्र से अनुमान लगाया जा सकता है। नगर नियोजन तथा अन्य विधियों जैसे सौ दफनाना को देखकर ऐसा लगता है कि सैंधव समाज अनेक वर्गों, पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, श्रमिकों आदि में विभाजित रहा होगा।
ये लोग शांतिप्रिय थे। ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। आभूषणों का प्रयोग पुरुष तथा महिलाएं दोनों करते थे। मनोरंजन में पासे का खेल, नृत्य, पशुओं की लड़ाई आदि प्रमुख थी। अब इनका धार्मिक जीवन देख लेते हैं। हड़प्पा में महिलाओं की टेराकोटा मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। एक मूर्ति में एक महिला के भ्रूण से पौधे को उगते हुए दिखाया गया है। ये मात्र पूजा करते थे। भूमि देवी की भी पूजा करते थे। पेड़ों की पूजा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मंदिर के अवशेष यहाँ पर नहीं मिले हुए हैं। नर देवता मोहरों पर अंकित हैं। इस देवता के 3 सींग वाले सिर हैं, जिसमें वह योग मुद्रा में है। देवता के पास हाथी, शेर, गैंडा और नीचे एक भैंस भी दिखाई गई है। इस देवता का अनुमान पशुपति महादेव से लगाया गया है। पुरुष लिंग की भी पूजा मिलती है। हड़प्पा में पत्थर पर बने लिंग तथा यौन की मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं। अब यहाँ की लिप देख लेते हैं, हड़प्पाई लिप जो थी। हड़प्पा लोगों ने मेसोपोटामिया के जैसे लेखन कला का आविष्कार किया। सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 में व्यक्त किए। इन्होंने इसका संबंध ब्राह्मी लिपि से बताया। पहला स्रोत 1853 में प्राप्त था। 1923 ईस्वी तक संपूर्ण लिपि प्राप्त हो गई। लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। कुछ विद्वानों ने इसे द्रविडियन तथा कुछ ने इसे प्रोटो द्रविडियन से जोड़ा है। पत्थर की मोहरों और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पा लेखन के लगभग 4000 नमूने प्राप्त हुए हैं। शिलालेख लंबे समय तक नहीं लिखे गए। अधिकांश अभिलेख मोहरों पर प्राप्त हुए हैं। समानता माना जाता है कि सिंधु लिपि दाईं से बाईं ओर को लिखी जाती है। भारतीय लिपियां इसका उल्टा हैं। माप तौल के बहुत कम साक्ष्य मिले हैं। ये मापन मोटे तौर पर 16 या उसके गुणकों का प्रयोग करते थे, जैसे 16, 64, 160, 320 आदि। 16 आना इजुकल 1 रुपया माना गया है जो बाद में हम लोग मानते हैं। ये मापन कला को जानते थे। माप के निशान पाए गए, मतलब अवशेष पाए गए हैं। अब बर्तन के विषय में देख लेते हैं। ये लोग चाक के कार्य में निपुण थे। खोजे गए सभी मृदभांड, लाल मृदभांड बहुत फेमस है। इन पर डिजाइन तथा पेंट भी होती थी। पेड़ पौधों की चित्रकारी के साथ पुरुषों की भी चित्रकारी इन बर्तनों पर होती थी। मतलब प्राकृतिक दृश्यों का ज़्यादा होता था, उसके बाद पुरुषों का भी होता था। मोहरे देख लेते हैं। मोहरे हड़प्पा की सबसे कलात्मक रचना है। लगभग 2000 मोहरे प्राप्त हुई हैं। इन पर हिरण, गाय, भैंस आदि के चित्र बने होते थे। मोहरे सैलखटी तथा बेलनाकार होती थी। मोहरों को ताबीज के रूप में भी प्रयोग करते थे। लोथल और देसलपुर से मोहरें प्राप्त हुई हैं। तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं। अब मूर्तियों के विषय में देख लेते हैं। धातुओं की बहुत सुंदर मूर्तियां बनाई गई। कांस्य से निर्मित एक महिला नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। टेराकोटा मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां जो आग में पकी होती, प्राप्त हुई हैं। इन्हें पूजा या खेलने के लिए प्रयोग किया जाता होगा। औरतों की मूर्तियां बहुत अधिक भी प्राप्त हुई हैं। तो आज हमारा ये हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के विषय में जो आज का पार्ट 2 सेकंड वीडियो था, ये आज कंप्लीट होता है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है, तो अगर आपको थोड़ा भी इससे फ़ायदा हुआ हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।